नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर सियासत छिड़ गई है। दरअसल यूपी सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के संकेत दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा के सभी मदरसों की जांच होगी। जांच इस बात की होगी कि इन मदरसों में राष्ट्रगान गाया जा रहा है या फिर नहीं। रिपोर्ट देखिए। मदरसों को लेकर यूपी सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया और फैसला ये था कि प्रदेश के सभी मदरसों में पढ़ाई से पहले हर रोज राष्ट्रीय गान अनिवार्य है। यूपी में अभी मदरसों में राष्ट्रीय गान पर छिड़ी रार थमी भी नहीं थी कि अब हरियाणा सरकार ने भी ये ऐलान कर सियासी तापमान को बढ़ा दिया कि हरियाणा के सभी मदरसों की जांच होगी। जांच इस बात की होगी कि इन मदरसों में राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है या नहीं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी मदरसों की जांच करवाएगी। इस पे कोई नेशनल एंथम पे मेरा ख्याल का कुछ ऐसा है नहीं। अगर वहां कुछ प्रकार की समस्या रही होगी तो मेरा ख्याल का यहाँ कोई इतनी समस्या है नहीं। अगर ऐसी बात होगी तो करने में कोई दिक्कत नहीं। नेशनल एंथम तो हर जगह गाया ही जाना चाहिए। उसमें क्या था, चाहे मदरसा है चाहे स्कूल है, सब जगह गाने में क्या दिक्कत है। मैं अभी इसके बारे में पता कर लूंगा। अगर कोई ऐसी बात है तो कर देंगे इसको। कोई मैं नहीं समझता इसमें कोई किसी को भी कोई एतराज नहीं हो सकता। सब लोग इसके पक्ष में ही है। मैं तो जहां तक मेरी जानकारी है तो हमारे यहाँ तो मदरसों में 15 अगस्त मनाया जाता है और सारी जगह कार्यक्रम होते हैं। ऐसी कोई समस्या यहाँ है नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि पड़ोसी राज्य यूपी में मदरसों को लेकर क्या निर्णय लिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया गया। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश मान्यता प्राप्त अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू होगा। कक्षाएं शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रीय गान होगा। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि जब मदरसा छात्र राष्ट्रगान गाएंगे तो समाज के मूल्यों को भी जानेंगे। हालांकि ये फैसला मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरुओं को रास नहीं आया। उनका कहना है कि बार बार मदरसों को टारगेट करना गलत है। सरकार को अगर राष्ट्रगान करवाना है तो एक कॉमन ऑर्डर होना चाहिए जो सभी स्कूलों के लिए हो, न कि केवल मदरसों के लिए। सरकार का ध्यान मदरसों को हाईटेक करने पर होना चाहिए। सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है कि मदरसों में राष्ट्रीय गान नहीं होता, न ही पढ़ाई होती। उनका कहना है कि खास मौकों जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त पर राष्ट्रगान होता है। मगर ये हर रोज सरकार क्यों लागू करवाना चाहती है, ये समझ से परे है। अगर हुकूमत को लगता है कि देश से मोहब्बत का इजहार इसी तरह से किया जा सकता है तो हमें ऐतराज नहीं है। कुल मिलाकर यूपी के बाद हरियाणा में भी अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। सवाल ये है कि यूपी और हरियाणा सरकार मदरसों पर क्या राजनीति कर रही है या फिर ये निर्णय सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में 17 एजेंडों पर चर्चा की गई है। बैठक में चर्चा के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी। सीएम ने बताया है कि कुल 450 करोड़ की परचेज की गई है। साथ ही सीएम ने पंचायत चुनाव पर भी कहा है कि जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे। हाई पावर परचेज कमेटी की हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग में
कुल मिलाकर 17 आइटम्स ऐसी 17 आइटम्स हैं जिनके ऊपर पूरी चर्चा लगभग हुई है। 2 आइटम्स ऐसी अभी उसमें से डेफर की गई हैं, उसमें कुछ कमियां थी तो उसको बाद में करेंगे। और एक उसमें आइटम हमारे हेलीकॉप्टर का नए परचेज करने का भी टेंडर हुआ था, वो भी पार्टी आई है, उनके साथ कुछ नेगोशिएशन चल रही है, कुछ चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन बाद उसको करेंगे। लेकिन बाकी जो 14 आइटम्स हैं उनकी कुल मिलाकर के 450 करोड़ रुपए की आइटम्स हैं, जिसमें कुछ पावर डिपार्टमेंट की हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी की भी कुछ आइटम्स हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट की हैं। तो इस नाते से 450 करोड़ रुपए का आज जो है सारी परचेज सब कुल मिलाकर के की गई है। पंचायत चुनाव के नाते से अभी चूंकि इसी सप्ताह में अर्बन लोकल बॉडीज की भी कुछ चुनाव ड्यू हैं, वो भी रुके हुए हैं, वो भी फैसला होने वाला है इस अगले सप्ताह में। इसके बाद हम लोग बैठ के विचार करेंगे कि चुनाव, वैसे तो चुनाव आयोग का ही अधिकार है, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी तैयारी उनकी है। हमने अपनी ओर से जो पंचायती चुनाव है उसको क्लियर कर दिया है। अब उसमें चूंकि वोटर लिस्टें हैं, वार्डबंदी कुछ करनी है, कितना समय उनको लगेगा उतना समय लगा करके और जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएंगे। पिछले 2 दिन में कोई कट कहीं नहीं लगा है। अब चूँकि पोजीशन सारी सुधर रही है, हमें जो अडानी की पावर है वो भी मिलना शुरू हो गई है, थोड़ी खपत में भी कमी आई है मौसम के कारण से। गर्मी उतनी नहीं है जितनी आज से 10 दिन पहले गर्मी थी। अभी 1-2 दिन के बाद हमको भाखड़ा से अतिरिक्त जो पावर मिलती है 15 मई के आसपास मिलनी शुरू हो जाती है, वो मिलनी शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है कि पावर की किसी प्रकार की कोई कठिनाई अब आगे नहीं रहेगी। जो घटनाएं हैं बहुत चिंताजनक घटनाएं हैं। ये घटनाएं जो हुई हैं तो इसके कारण से स्वाभाविक है सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा भी हम लोग अपने नाते से जितनी तैयारी पूरी कर रहे हैं और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे इंटेलिजेंस सब लगे हैं, किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, ये हमारी पूरी सावधानी है और इसके लिए जो भी कोई व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी हम सब करेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में आबकारी एवं कराधान विभाग के एनफोर्समेंट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। डिप्टी सीएम ने इस मौके पर काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो भी अधिकारी नियमित तौर पर टैक्स चोरी करने वाले वाहनों की ईमानदारी से चेकिंग नहीं करेगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो व्यक्ति टैक्स की पेमेंट किए बिना कमर्शियल वाहन से सामान को लेकर जाता पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वाहनों की चेकिंग के दौरान कराधान विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी तैनात होगा। विभाग के जो अधिकारी टैक्स की चोरी करने के मामले में छापेमारी करेंगे, उनके लिए शरीर पर स्पाई कैमरा भी होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैमरे खरीदे जाएंगे जो कि छापेमारी करने वाले अधिकारियों के कपड़ों में लगाए जाएंगे। इनकी ट्रैकिंग मुख्यालय से की जाएगी। बावल उपमंडल के गांव खेड़ी डरू सिंह में स्थानीय विधायक और मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रोशन सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं सहकारिता मंत्री ने बताया है कि रोशन सिंह चौहान सच्चे देशभक्त थे और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी थे। साथ ही मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री किसान नेता होने का ढोंग करते हैं। स्वामीनाथन आयोग के अध्यक्ष रहते हुए भी रिपोर्ट तक पेश नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, जिसका कारण उन्होंने अंतरकलह को बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरकलह के चलते ही अशोक तंवर और कुमारी सैलजा संगठन नहीं बना पाए। एक हमारे मंडल महान शख्सियत की मूर्ति का अनावरण करने के लिए हमारे बीच में कैबिनेट
होडल में नेशनल हाईवे 19 पर बनने वाले अंडरपास और फ्लाई ओवर ब्रिज का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे, जहां होडल से विधायक जगदीश नायर ने बूढ़ोता चौक पर फ्लाईओवर बनाने की मांग की। कृष्णपाल गुर्जर के पैर तक पकड़ लिए। पैर पकड़ने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वासन दिया है कि बूढ़ोता चौक पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में कई सामाजिक संगठनों और रिसर्च शोधकर्ताओं की ओर से 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें समाज, देश दुनिया के आर्थिक और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की गई। ये पूंजीवादी ताकतें सरकारों की मदद से दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों, जल जंगल और जमीन पर कब्जा करना चाहती हैं। इसके साथ ही बैठक में कई बुद्धिजीवियों ने निर्णय लिया कि आने वाले 15 से 29 दिनों में देश के तमाम संगठनों से विचार विमर्श किया जाएगा। पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ आम जनमानस को तैयार कर जमीनी तैयार की जाएगी। ठीक आज भी वही पोजीशन हमारे सामने है कि आज चंद पूंजीपति लोग पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। चंद कंपनियां बना के पूरी दुनिया को आर्थिक तंगी में धकेल रहे हैं। एक आर्थिक युद्ध भी हम इसको कह सकते हैं, जहां पे गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कुछ जनसंख्या तो हमारी ऐसी हो गई जो जिंदा रहने की पोजीशन में नहीं है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक घर हो अपना का सपना लिए लोगों ने माहिरा प्रोजेक्ट में अपनी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन 4 साल के बाद भी घर का सपना पूरा नहीं हो सका। बायर्स को जब मालूम चला कि बिल्डर का लाइसेंस रद्द हो गया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी को लेकर माहिरा सोसाइटी के बायर्स ने गुरुग्राम के डीटीपी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। निवेशकों के प्रदर्शन को देखते हुए डीटीपी ने बायर्स को 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में बिल्डर से बात कर निवेशकों का पैसा वापस दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे। मामला तो देखो आप सुन ही रहे हैं, सबसे सुन रहे हैं। मामला तो रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। 2018 से हमने प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट हमें मिली हुई है, फ्लैट की अलॉटमेंट मिली हुई है। 2018 से आज हम 2022 में खड़े हैं। इतने सालों 4 सालों में पूरी पेमेंट जा चुकी है 100%। और जैसे अभी मैम बता रहे थे कि पेमेंट के लिए तो इन्होंने इतना परेशान किया है कि कैंसिलेशन कर देंगे पेमेंट नहीं करोगे तो। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अगर कोई इशू चल रहा था लाइसेंस को लेकर, कोई ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुकी थी, अगर डिपार्टमेंट को पता था कि ये लाइसेंस में कुछ फर्जीवाड़ा है, कुछ फ्रॉड हो रहा है,
तो वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक क्यों नहीं की गई? अगर आपको बायर्स का इंटरेस्ट सही में अगर आप उसके लिए केयर करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन 2020 में आ जानी चाहिए थी, जब फर्स्ट वो भी हमें मीडिया से पता चला। हमारा मायरा होम्स में हमने अपना फ्लैट बुक किया था और 4 साल पहले 2017 में, तो इन्होंने हमें कहा था कि 2021 में आपको हम पोजीशन दे देंगे, बट अभी तो हमारी 2021 में इन्होंने पूरी पेमेंट ले ली हमारे से। अभी तो अब कह रहे हैं कि उसका न्यूज में सुन रहे हैं कि उसका लाइसेंस रहता है। हम मीटिंग पे जाते हैं तो मीटिंग में कुछ उल्टा बोलते हैं कि नहीं जी ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, मिल जाएगा सब, बट अभी तक ये कुछ समझ नहीं आ रही कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसे माहिरा का प्रोजेक्ट है जो कि डायरेक्टर साहब ने अभी लाइसेंस कैंसिल किया, उसमें एसटीपी साहब को और दोनों डीटीपीज हम प्लानिंग और इन्फोर्समेंट को डायरेक्शंस है कि जिसको इमीडिएटली टेक ओवर करने का प्रोसेस शुरू किया जाए, एफआईआर दर्ज कराई जाए, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में ये एंट्री कराई जाए। कल डीसी साहब से हमने मीटिंग की है, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में हमने एंटर करवा दिया है और लाइसेंस भी क्योंकि कैंसिल हो चुका है, रेरा में अकाउंट्स इनके फ्रीज कर दिए गए और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवाया जाए। जो बायर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका देखिए, बायर्स के हक में है सरकार और बायर्स का कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जो बिल्डर के लिए सख्त कार्रवाई करनी है ताकि दूसरा भी ऐसा कोई बिल्डर ऐसा कारनामा ना करे। प्रोजेक्ट है जो कि सायाना के नाम से आया था, जिसके अंदर मोहन इन्वेस्टमेंट भी पार्टनरशिप में थे। उसके बाद में जब इन्होंने अफोर्डेबल का सारे लाइसेंस ले लिए, सब कुछ हो गया, ड्रॉ हो गया, डीटीसीबी के थ्रू हुआ था ड्रॉ भी, एचरेरा इन्वॉल्व था। बाद में इन्होंने 2020 में जब इन्होंने कहा कि हाँ भी कुछ इश्यूज हैं, पब्लिक नोटिस कोई जारी नहीं किया गया, कोई पेमेंट स्टॉप नहीं की, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। उसके बाद में अक्टूबर 2021 में फिर से ड्रॉ करवाया गया एंड फाइनली नाउ 2022 मार्च में इन्होंने स्टॉप लगा दिया कंस्ट्रक्शन पे। बट द क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट बॉडीज। अगर आपने कोई लाइसेंस इशू किया था, व्हाई द डॉक्यूमेंट्स हैज नॉट बीन चेक्ड इन फ्रंट। उसके बाद में 1500 फैमिलीज को आपने स्टेक पे रख के पूरी पेमेंट दिलवा के अब 350-400 करोड़ रुपए का स्कैम करवा के हम कहाँ जाएं, बायर्स कहाँ पर जाएं? अब पूरा क्वेश्चन ये है कि वी वांट सीबीआई इंक्वायरी और एनी इंक्वायरी व्हिच कैन सेव अस। डिपार्टमेंट का और बिल्डर के बीच में इसमें साफ पता चलता है कि 4 साल तक इनको कुछ नहीं पता चला कि ऐसी गलती हुई। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट द फुल इन्वेस्टिगेशन शुड हैव बीन डन और डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक होने चाहिए थे कि क्या वो ठीक हैं कि नहीं है। आज आपकी टग ऑफ वॉर के बीच में, डिपार्टमेंट और बिल्डर के बीच में, बायर को आपने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। दिस इज व्हाट द बायर वांट्स। क्या आप ये दे रहे हैं? स्टेट इंटरवीन क्यों नहीं करता है इसके अंदर इमीडिएटली और इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करके वो बायर को एश्योरेंस दे पूरा कि जिस टाइम पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो आपका पोजीशन टाइम है, आपको उस टाइम। कुरुक्षेत्र में पुलिस कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। इस दौरान जिले के नया बस स्टैंड और इसके साथ ही डिवाइन मॉल में दंगारोधी आवश्यक साजो सामान से सुसज्जित होकर ड्रिल की। साथ ही पुलिस के जवानों ने दिखाया कि कानून व्यवस्था को सुचारू और शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए पुलिस तंत्र किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। आम जन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था के साथ ही शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जिला पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। वहीं जिले की बम डिस्पोजल टीम ने भी बेहतर प्रदर्शन किया, जिनको समय की नजाकत को समझते हुए सूझबूझ से काम करने का परिचय दिया। क्या ले आए माल? बादी जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस के चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत शराब के अवैध धंधे में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इलाके में नाकाबंदी करके वाहनों पर निगरानी शुरू की गई। इस दौरान एक कार को रुकवाया गया और गाड़ी की तलाशी ली गई। उसमें शराब की 39 पेटियां भरी हुई मिली। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में लिया है। गरीबों क्या खाना, करो टच।
शाम को हमारे को सूचना मिली कि बादली शराब की गाड़ी में जा रही है। जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने एक टीम लगाई और उस टीम ने जटखेड़ी के पास में नाका लगा के एक इको वैन में जो शराब जारी थी उसको काबू किया। नाका लगा के दोनों बंदों से पूछताछ की जो गाड़ी में सवार थे। तो उन्होंने अपना नाम रवि और महेंद्र बताया। भैंस कितनी है? हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, ये सारा रहने वाला है। गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें करीब 39 पेटी देसी शराब बरामद हुई, जिनके बारे में परमिट वगैरह या कोई लाइसेंस वगैरह मांगा गया तो पेश नहीं कर सके। फरीदाबाद से आए दिन कोई ना कोई चोरी, लूट, हत्या जैसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, अगले जन्म मुझे बिटिया ना दीजो, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन फरीदाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद लोग कहेंगे अगले जन्म ये बेटा ना दीजो। देखिए ये रिपोर्ट। अगले जन्म ये बेटा ना दीजो। बेटा बना मां बाप का हत्यारा। नशेड़ी हत्यारे ने की मां बाप की हत्या। बंद दरवाजे के पीछे उतारा मौत के घाट। किसने सोचा था कि जन्म देने वाली मां और पैरों पर चलना सिखाने वाले पिता को आगे चलकर उसका ही बेटा बेरहमी से मौत के घाट उतार देगा। जी हां, फरीदाबाद में एक युवक ने अपने बुजुर्ग माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला बल्लभगढ़ शहर का है, जहां नशेड़ी बेटे ने माता पिता पर कैंची से हमला कर दिया और उन पर तब तक वार किए जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद कलयुगी बेटा वहां से भाग निकला। जानकारी के मुताबिक शहर के हनुमान नगर गली नंबर 5 में रहने वाला 38 साल का जितेंद्र उर्फ जीतू का कुछ समय पहले ही पत्नी से तलाक हो गया था। वहीं जीतू शराब पीने का आदी हो गया था और हमेशा नशे में ही रहता है। हर दिन वो नशे में ही घर आता था, जिससे परिवार में विवाद होता रहता था। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि शायद इसीलिए पत्नी से उसका तलाक हो गया है। आए दिन दोनों में नशे को लेकर झगड़ा भी होता रहता था। पत्नी के जाने के बाद घर पर जीतू और उसके माता पिता ही रहते थे। वहीं गुरुवार देर रात वो नशे में ही घर पहुंचा और फिर धारदार कैंची से माँ बाप पर हमला कर दिया। खून बहने से दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। कत्ल करने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। शुक्रवार सुबह जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों ने घर में जाकर देखा तो मां का शव एक कमरे में पड़ा था और पिता की लाश खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी हुई थी। पास में एक कैंची भी खून से सनी हुई थी। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार बेटे की तलाश में पुलिस जुट गई है। हर खबर से फरीदाबाद के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट।